हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। गैसों की द्रव में विलेयता। लास्ट पॉइंट होगा ये सॉल्यूशन चैप्टर का, और उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हेनरी का नियम। डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी का नियम लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कि जब कोई गैस किसी द्रव में घुलती है तो वो एक विलयन बनाती है जिसे हम कहते हैं गैस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन, ठीक है, यानी कि गैसें भी जो है ठोसों के समान द्रवों में विलय होती है। वो और बात है कि उनकी विलयता कम होती है या विलयता ज्यादा होती है, लेकिन ये जरूर है कि गैसें पानी में घुलित होती हैं। तभी तो पानी के अंदर एक एग्जाम्पल में लिखते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन का मतलब जल में घुलित ऑक्सीजन, या डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इसी ऑक्सीजन को अपन डीओ डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं, जिसकी वजह से जलीय जीव जंतु जो हैं वो ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं, है ना, रेस्पिरेशन, श्वसन में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें सबसे पहला फैक्टर है गैस की नेचर, गैस की प्रकृति। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है कि कौन सी गैस द्रव में ज्यादा विलय होती है और कौन सी गैस कम विलय होती है। तो आप एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, ऐसी कोई भी गैस जिसका टीसी कम हो, टीसी का पूरा मतलब है यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप का मतलब होता है वह ताप जिसके ऊपर कितना ही दाब बढ़ा दिया जाए गैस का द्रवीकरण संभव नहीं होता है, गैस लिक्विड स्टेट में नहीं आती है, उसे हम क्रांतिक ताप कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, क्रांतिक ताप कम होता है, ठीक है, ऐसी जो गैसें होती है जिनका क्रांतिक ताप कम होता है, उन गैसों का द्रवीकरण यानी कि लिक्विफिकेशन, द्रवीकरण आसानी से नहीं होता है, द्रवीकरण आसानी से नहीं होता है। और जिनका द्रवीकरण आसानी से नहीं होता है, जो इजीली लिक्विड स्टेट में नहीं आती है, ठीक है, या जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, ऐसी गैसेस जो है उनकी जल में विलयता भी कम होती है। ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लाइन में मैंने आपको लिख के दे दिया है कि कौन सी गैसें पानी में कम विलय होगी। ऐसी गैसें जिनका क्रांतिक ताप का मान क्या हो, निम्न हो, कम हो, है ना, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन, या जैसे अक्रिय गैसें हीलियम, नियॉन। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप बहुत कम होता है, और कम क्रांतिक ताप होने की वजह से ये आसानी से लिक्विड स्टेट में नहीं आती है और इनकी विलयता भी कम होती है। ठीक है, जबकि ऐसी गैसें जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, ऐसी गैसें जिनका क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो, जिनका क्रांतिक ताप ज्यादा होगा, ऐसी गैसों का द्रवीकरण आसानी से होगा। द्रवीकरण यानी कि लिक्विफिकेशन आसानी से होता है, और अगर इनका द्रवीकरण आसानी से होता है तो ये पानी में विलय भी ज्यादा होती हैं, है ना, इनकी विलयता भी उच्च होती है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, विलयता अधिक होती है। अब कौन सी गैसें हैं, तो कुछ गैसों के मैं नाम लिख रहा हूं जिनका क्रांतिक ताप बहुत उच्च होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इन गैसों की द्रव में विलयता ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनका क्रांतिक ताप का मान उच्च होता है। क्रांतिक ताप क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, वह ताप जिसके ऊपर कितना ही दाब बढ़ा दो गैस द्रव अवस्था में नहीं आती है, उसे हम क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करता है, पॉइंट नंबर 2। सेकेंड कारक जो गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करता है वो है ताप, टेम्परेचर। अब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे पड़ता है, तो एक ही लाइन ध्यान रखनी है कि जब भी कोई गैस किसी द्रव में विलय होती है और विलयन बनाती है ना, सॉल्यूशन बनाती है, विलयन बनाती है, तो हमेशा डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब जब भी कोई गैस द्रव में घुलती है तो हीट रिलीज होती है, यानी गैस की द्रव में विलयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है ना, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, हमेशा यहाँ पे हीट रिलीज होती है।
ठीक है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो हम इसके ऊपर ली चैटलियर प्रिंसिपल यानी कि ला सतिल्य के नियम से, ला सतिल्य नियम, ठीक है, ये भी 11th क्लास में कहीं पढ़ते हैं हम इक्विलिब्रियम के अंदर, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ला सतिल्य नियम कहता है कि अगर किसी का डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है, ठीक है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अग्रिम दिशा में जाएगा, साम्य। और अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, उसके ऊपर हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन बीडी, ठीक है, प्रतीप दिशा में। अभी अपना जो विलयन है, जब गैस द्रव में घुलेगी तो जो प्रोसीजर है वो एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है। तो ली सातिल्य के नियम से अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो ये साम्य प्रतीप दिशा में चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो फिर सॉल्युबिलिटी है ना, गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि घुली हुई गैस वापस गैस और द्रव दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि बैकवर्ड चला गया इक्विलिब्रियम। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ताप बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब सॉल्युबिलिटी, विलेयता कम होना। तो हम यूं कह सकते हैं कि निम्न ताप पर, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो निम्न ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। तो अगर किसी गैस को पानी में डिसॉल्व करना है, द्रव में डिसॉल्व करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कम होना चाहिए। और आप उसको यूं भी समझ लीजिए, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे होगा क्या, जो घुली हुई गैस होगी उसके अणु ऊर्जा प्राप्त करके द्रव में से बाहर निकल जाएंगे ना, एस्केप कर जाएंगे द्रव में से, तो भी विलेयता कम हो गई ना। और उसको यूं भी समझ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है थर्ड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। उसी को हेनरी ने एक नियम के द्वारा समझाया जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। तो देखें इसमें इंपॉर्टेंट सवाल क्या है। पहला सवाल, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को किसने समझाया, ठीक है। तो गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी ने समझाया। सबसे पहले हेनरी ने यह बताया कि अगर किसी द्रव के अंदर जो गैस है, मान लीजिए कोई पात्र है और उस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है और उसी में गैस भरी हुई है, गैस के अणु हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं, कोई पिस्टन के थ्रू हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये एक कंटेनर है जिसमें एक गैस और एक द्रव, ये है गैस और ये है द्रव, लिक्विड, ठीक है, और ऊपर से हम उसके ऊपर दाब लगा रहे हैं। तो हेनरी का नियम या हेनरी ये कहता है कि गैसों की जो विलेयता है, ये जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे ये गैस जो है वो द्रव में ज्यादा से ज्यादा घुलेगी। तो हेनरी कहता है कि जब आप दाब बढ़ाते हो तो गैसों की जो द्रव में विलेयता है, विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी S, तो ये विलेयता जो है ये भी क्या होती है, बढ़ती है। मतलब दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। अब गैसों के लिए इस दाब की जगह हम एक नया वर्ड यूज करते हैं जिसका मीनिंग है आंशिक दाब, और विलेयता की जगह हम एक दूसरी चीज को यूज करते हैं, वो है विलय, यानी कि गैस के मोल भिन्न, मोल अंश, ठीक है, गैस के मोल भिन्न या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, है ना। तो क्योंकि गैसों में क्या होता है कि अणु दूर दूर होते हैं, तो विलेयता की जगह पे हम मोल भिन्न का यूज ज्यादा करते हैं। ऐसे ही दाब की जगह पे हम अगर दो या दो से ज्यादा गैसें हैं तो दाब नहीं यूज करके आंशिक दाब यूज करते हैं, ठीक है। अब हेनरी का नियम देखें। हेनरी का नियम कहता है स्थिर ताप पर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब, किसी गैस का आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, उस गैस के मोल अंश या मोल भिन्न के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। इसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। जस्ट इक्वल टू राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट के नियम के जैसा ही है, बस राउल्ट का नियम द्रव में लगता है, यानी कि एक द्रव दूसरे द्रव में घुलता है तो हम इसको राउल्ट का नियम कह देते हैं। लेकिन अगर एक गैस द्रव में घुल रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, तो हम इसे हेनरी का नियम कहते हैं, यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू X।
एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन। अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा और वो कांस्टेंट है P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ठीक है, एक कांस्टेंट आ गया P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। राउल्ट के नियम में यहाँ पे आ जाता है P नॉट इंटू एक्स, एक ही बात है। वो P नॉट होता है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और ये है के एच। इस के एच को बोलते हैं अपन हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक। ठीक है, इसके बारे में एक वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में, तो जरूर ध्यान रखना। के एच का मतलब है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। इंपॉर्टेंट बात क्या पूछी जाती है, हेनरी नियतांक जो है वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और सॉल्वेंट यानी कि विलायक की प्रकृति पर। ये विलायक की प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट की, आप कौन से लिक्विड में गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, उसका केएच का वैल्यू जो है केएच उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, ताप के ऊपर डिपेंड करता है। ताप पर कैसे निर्भर करता है, तो वो आप जरूर ध्यान रखना कि जब हम किसी गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका केएच का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, द केएच इज इंक्रीज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे केएच का मान भी बढ़ेगा। अब आप सोचिए अगर केएच का मान बढ़ेगा, है ना, ये अगर केएच यहाँ पे बढ़ता जाएगा तो P बाई एक्स, मैं अगर केएच को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, केएच इक्वल टू P बाय एक्स। अगर केएच बढ़ेगा तो एक्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कम होगा। अगर एक्स कम होगा इसका मतलब गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही अभी अपन ने टेम्परेचर वाले फैक्टर में देखा था कि ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है। क्यों कम होती है, तो उसका एक कारण अपन ये भी दे सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर केएच बढ़ता है। केएच बढ़ता है जिससे गैस की विलेयता घटती है। ठीक है, यही कारण है कि जो मछलियां या जो फिशेस होती हैं, है ना, जो फिशेस होती है, मछलियां या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव जंतु, ठीक है, मछलियां जो होती है वो ठंडे पानी में सहज, ठीक है, होती है। दैट मीन्स फिशेस आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। कारण क्या है इसका कारण ये है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्या कारण है कि एक्वेटिक एनिमल्स या जलीय जीव जंतु जो है ठंडे पानी में अधिक सहज महसूस करते हैं। तो उसका कारण क्या है, जब पानी अगर ठंडा होगा तो ठंडे पानी का मतलब टेम्परेचर कम, और टेम्परेचर अगर यहाँ पे कम होगा तो केएच कम होगा, और केएच कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर विलेयता ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन गैस पानी में ज्यादा डिसॉल्व होगी, है ना। ठंडे पानी में ज्यादा सहज क्यों महसूस करेगी, क्योंकि टेम्परेचर ठंडे पानी का कम होता है। कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी यानी ऑक्सीजन की विलेयता क्या होगी, ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाएगी पानी में, ज्यादा ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व रहेगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी एक्वेटिक एनिमल्स को, जलीय जीव जंतुओं को। तो ये था हेनरी का नियम, और इस हेनरी के नियम की कुछ लिमिटेशंस हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। डायरेक्टली पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी, या हेनरी के नियम की लिमिटेशंस कौन सी है ना, सीमाएं कौन सी है। तो देखो हेनरी का नियम जो है उसकी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है, तो पहली लिमिटेशन हेनरी के नियम की ये है कि द टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। अपन ये कह रहे हैं कि ताप कम होना चाहिए तो विलेयता बढ़ेगी, लेकिन अत्यधिक कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कमी भी टेम्परेचर में नहीं आनी चाहिए। तो लिमिटेशन में पहली कमी क्या, पहली सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर मीन्स ताप, ठीक है, में कमी, टेम्परेचर में कमी अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अधिक नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी कम ना हो कि गैस के अणुओं की जो एनर्जी है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो जीरो हो जाए या एनर्जी कम हो जाए। अगर एनर्जी कम हो गई तो फिर गैस के अणु जो है वो माइग्रेट ही नहीं कर पाएंगे, गति ही नहीं कर पाएंगे, और गति ही नहीं कर पाएंगे तो उनकी विलेयता पर जो है रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो टेम्परेचर कम होना चाहिए लेकिन ज्यादा कमी नहीं होनी चाहिए टेम्परेचर में। दूसरे हेनरी के नियम की ये सीमा है, ये कहता है कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन दाब में वृद्धि अत्यधिक भी नहीं होनी चाहिए ना। दूसरा पॉइंट क्या है, दाब में अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसका क्या कारण है भाई, आप खुद ही कह रहे हो कि प्रेशर बढ़ाने से तो बढ़ती है, तो दाब तो ज्यादा रखना चाहिए ना, जितना ज्यादा दाब रखोगे विलेयता उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा दाब बढ़ा दिया तो हो सकता है गैस के अणु जो है वो टूट जाएं, क्योंकि उच्च दाब ज्यादा दाब बढ़ाने पर गैस के अणु जो है वो टूट सकते हैं,
और अगर टूट जाएंगे तो फिर गैस रहेगी नहीं, तो उसकी विलेयता को हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए दाब में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन दाब में वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। थर्ड लिमिटेशन क्या है हेनरी के नियम की, कि गैसेस की आपस में या लिक्विड से कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गैस तथा द्रव, गैस तथा द्रव में अभिक्रिया, गैस तथा द्रव में अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। गैस और द्रव में कोई प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि गैस द्रव से अभिक्रिया कर ले। क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड लेवल पे भी पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड लेवल पर भी पूछा हुआ सवाल है ये, कि इनमें से कौन से युग्म पर हेनरी का नियम नहीं लगता। तो हेनरी का नियम वहां पे नहीं लगेगा जहां गैसेस आपस में रिएक्ट कर ले, या गैसेस जो है वो पानी के साथ में या द्रव के साथ में अभिक्रिया कर ले, जैसे कि अमोनिया और HCl, इन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमोनिया पानी के साथ में अभिक्रिया कर लेती है और पानी के साथ में अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बना देती है। इसी तरह से HCl पानी में आयनित हो जाती है, H+ और Cl- में टूट जाती है, एक कोई रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है। इस वजह से इन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं कि हेनरी के नियम किस कौन से युग्म पर लागू नहीं होता है। तो NH3 और HCl के ऊपर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।